रायगड, महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। टाइमपास करना क्या शॉर्ट करना पड़ता भैया लॉक कर दो उसको। सत्तू हे देऊन दे पर सगळ्यांना, ये भी देना, ये देना कि ये भी सब लोगों को ग्रुप में डाल देंगे क्या? ठीक। गिरी भी गरम है पलट कर दे। चले आप ही शुरुआत करें। हाँ शुरू कर। वहाँ जाएगी फोटो, आप यहाँ से इस पे और नज़दीक से और नज़दीक आ जाओ। आप तो पत्रकार हैं और पत्रकारों पर प्रहार है। देखिए, देश में कोई भी जो सरकार है उसको चलाने के लिए विपक्ष और सत्ताधारी दोनों का सशक्त होना बहुत जरूरी है, खासकर विपक्ष का। आपने कहा कि अंग्रेजों से लड़े, ठीक है। तुष्टीकरण की राजनीति जो है कांग्रेस करती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बीजेपी भी करती है, लेकिन कांग्रेस ज़्यादा, ऐसा आरोप लग रहा है। अब आप कांग्रेस वाले जब अंग्रेजों से लड़ दिए, देश को आज़ादी दिलवा दिए, तो आप विपक्ष से एकजुट होकर क्यों नहीं लड़ पा रहे? और तुष्टीकरण नहीं आना चाहिए, वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ लड़ाई होनी चाहिए, और वो देश हित में। इसे जन आंदोलन बनाना चाहिए। मुख्य तौर पे मुझे लगा कि इस पर प्रश्न होगा आपका। आज जो मुद्दा है हमारा एजेल का मुद्दा है, नेशनल हेराल्ड का मुद्दा है। एक बड़ी कंपनी जो पत्रकारिता से जुड़ी हुई, देश की स्वतंत्रता आंदोलन की धरोहर रही, जिसको हमने प्रयास किया है लगातार कांग्रेस पार्टी ने कि वो जीवित रहे, वो चले, और अभिव्यक्ति की आज़ादी में प्रेस की क्या भूमिका है, उस प्रेस को कैसे जिंदा रखा जाए, हमारी ये लड़ाई है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग पक्ष विपक्ष की बात नहीं, देश कैसे मजबूत हो, देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसे बनी रहे, संवैधानिक संरचना और परंपरा और मूल्य जो संविधान का है वो कैसे स्थापित रहे, और उसके दायरे में रह करके जो स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो, प्रतियोगिता हो, वो बने रहे, इसकी हम वकालत करते हैं। भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है। भाजपा चूँकि उसके वैचारिक स्वरूप जो है, वैचारिक विचारधारा जो है वो आरएसएस से आती है, और आरएसएस सदैव देश में सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाने का काम लगातार करती रही है, राष्ट्रीय आंदोलन के धरोहरों को मिटाने का काम करती रही है, महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों को धूमिल करने का प्रयास करती रही है। आज भी कहीं न कहीं वो इस संविधान को अपने अंतर्मन से, दिल से उसको नहीं स्वीकारती है। यदि दिल से स्वीकारती तो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष की आवाज़ को चलने के लिए ईमानदारी से लेवल प्लेइंग फील्ड को पैदा करने का प्रयास करती। पर आरएसएस जब ऐसे मुद्दे आते हैं और भाजपा के लोग जब प्रहार करते हैं, तो आरएसएस का कोई व्यक्ति नहीं बोल पाता है इस देश में। 10 सेकंड। इस देश में जब नौजवान सड़कों पर उतर करके अपना रोजगार मांगते हैं, उन पर लाठियां चलाई जाती है, आरएसएस का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आता। इस देश में जब महंगाई से कमर लोगों की तोड़ी जा रही है, इतना परेशान है लोग, आसमान चढ़ गई है महंगाई, पेट्रोल डीजल का दाम, आरएसएस का कोई एक व्यक्ति आकर के मुखर होकर सरकार के विरुद्ध नहीं बोलता। जब कमाई दिन दूनी रात चौगुनी मोदी जी के मित्र की बढ़ रही है, कितने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आरएसएस का कोई भी पदाधिकारी आकर के नहीं बोलता। पर जब देश में भावना भड़काने की बात आती है, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की बात आती है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद 80-20 कब्रिस्तान शमशान की बात आती है, मटन मंगलसूत्र की बात आती है, तो आरएसएस के बहुत सारे लोग भाजपा के पीछे उनका एक तरह से मुखौटा बन करके खड़ा हो जाते हैं। ये दुखद है। यदि आरएसएस देश के
ईमानदारी से देश के विकास और राष्ट्र की मजबूती में काम करती तो भाजपा के इन कुकृत्यों पर भी प्रश्न लगाती और संवैधानिक संरचना का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक मर्यादा को आगे बढ़ाने का काम करती और देश के जो आंदोलन के स्वतंत्रता आंदोलन के जो धरोहर हैं, स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के जो परिवार हैं, राष्ट्र के जो प्रतीक चिन्ह हैं तिरंगा, इन सब का ईमानदारी से दिल की गहराइयों से सम्मान करती। मुझे लगता है यही वैचारिक जंग है इस देश में और ये जंग कांग्रेस पार्टी उदारवादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लड़ती रहेगी। हो गया आपका प्रश्न अलग है, मुझे एक एक करके एक प्रश्न। संबित पात्रा बोल रहे हैं कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो ईडी का गुस्सा जो है वो इलेक्शन कमीशन पे निकाल रही है। कल ही राहुल गांधी ने इसमें जो बयान दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद 65 लाख वोटर पड़े। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में आप चूंकि नागपुर तो महाराष्ट्र की एक तरह से हम मानते हैं कि हृदय स्थली है और यहाँ से आप लोग हैं, हमारे चुनाव में लड़ने वाले साथी लोग भी हैं जो ऑलरेडी चुनाव लड़ा है। ये सबने देखा है, मतलब प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, सबने देख चुका कि कैसे 65 लाख लगभग जो है ये वोटर बढ़ा और सिर्फ ये 6 महीने का बीच का जो गैप था, तो ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता तभी बढ़ेगी जब हमारे इस संदेह को दूर करें और उसके लिए तथ्यात्मक दृष्टिकोण से तर्क और तथ्य के आधार पर हमें विपक्ष को ये स्पष्ट करे, उनको क्लियर करे कि वो संदेह नहीं है, सच्चाई है तो सच्चाई को भी दिखाए। और ECI का जो रिपोर्ट है बंगाल में भी पकड़ा गया, उससे और ये संदेह बढ़ा है कि एक ही नाम पर एक ही नंबर पर कई लोगों के जो है ID हैं, तो ये संदेह है और इस पर हम विचार भी कर रहे हैं। हम विपक्षी पार्टी सब एक होकर के इस पर चुनाव आयोग से मांग भी किया है और आगे भी हम प्रयास करेंगे। चुनाव आयोग स्पष्टवादिता के साथ इस संदेह को मिटाएगी, हम प्रयास करेंगे कि करना चाहिए उसे। जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अच्छा प्रश्न है, मैं चाहता भी था कि इस पर प्रश्न आप करें। ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है, एक साल 2023 में इस केस को हमारा जो कुछ प्रॉपर्टी था उसको अटैच करने का काम किया था, याद कीजिए, उसमें है भी डिटेल्स। उसके बाद पिछले साल 2024 10 अप्रैल को ये केस जो है ऑफिशियली जो है चार्जशीट का सिस्टम उसमें वो आया था कि इसको अटैचमेंट के लिए सरकार कोर्ट ने कहा था कि 1 साल का वक्त जो है आपको के अंदर उसको चार्जशीट दायर करनी थी। यदि ईडी के पास कोई तथ्य होता इस मुद्दे पर, यदि उसके पास कुछ सच्चाई होती, यदि वो बरगलाना नहीं चाहती और झूठ नैरेटिव नहीं पैदा करना चाहती, तो 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में जमा कर देती। अंतिम दिन 9 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की गई, जब 1 साल पूरा लास्ट डे था। यदि नहीं दायर करती तो जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसको उसे छोड़ना पड़ता। ये दर्शाता है कि लास्ट में जब कोई चारा नहीं था और ये फेक नैरेटिव नहीं चला पा रही है तो मजबूरी में एन केन प्रकारेण उसे दिखाना है। कोर्ट के अंतिम समय में यह काम की है। ये भी अपने आप में एक बड़ा षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र का एक पार्ट ये भी दिखता है। सर, 2 दिन पहले लोकसभा में पर है, उस समय उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो समय सीमा थी वोटिंग की, उसके बाद 45 मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करता हूं, पहले जो ये मुद्दा है इस पर यदि कुछ प्रश्न कर लें, उसके बाद यदि कोई और प्रश्न होगा तो जरूर हम जवाब देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय स्तर का ये पत्रकार वार्ता आपके बीच इस मुद्दे के लिए है कि कैसे देश के संवैधानिक मर्यादा को, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श को, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक को और लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष की जो आवाज़ होती है उसको, लोकतंत्र की ये मर्यादा होती है उसको कैसे नाबूद करने का प्रयास आरएसएस के लोग भाजपा के इशारे पे कर रहे हैं। ये बात इतनी सच है कि यंग इंडिया जो कंपनी है उसमें 76% का शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है और इन्होंने ही 90 करोड़ कंपनी 50 लाख में खरीदी है, बात कितनी सच है। एजीएम हुआ था, सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स ने बैठ कर के तय किया। ऑलरेडी जितने शेयर होल्डर्स उसमें उस समय थे, जो एजीएल के शेयर होल्डर्स हैं, उन लोगों ने बैठ करके ये तय किया कि इसमें शेयर होल्डिंग किसको कितनी जानी है, पहली बात। दूसरी बात, उस शेयर होल्डिंग को चूंकि सेक्शन 8 के तहत वो कंपनी बनाई गई है,
उस शेयर होल्डर का एक पैसा मार्केट में न लग सकता है, न उसका डिविडेंड मिल सकता है, न उसका बेनिफिट मिल सकता है, न उस शेयर होल्डर से कोई कुछ खरीद सकता है। सिर्फ इक्विटी को, वो जो शेयर होल्डर क्या है, डेप्ट जो था, जो ऋण था, उस ऋण को इक्विटी में बदला गया, जो सामान्य प्रक्रिया में एनसीएलटी में होता है, पर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना के किया गया। यदि मंशा होती चोरी करने की तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नहीं बनाई जाती, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाती, क्योंकि एजीएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसके प्रॉपर्टी को बिना बनाए भी बेची जा सकती थी। तो गांधी परिवार का या किसी भी कांग्रेस के लीडर्स का यदि ये मंशा होता कि इस प्रॉपर्टी से हमको लाभ लेना है, तो वो प्रॉपर्टी उसमें जो कंपनी बनाई गई नॉट फॉर प्रॉफिट, ये आप सब पढ़िए कि क्यों बनाई गई, जिसमें एक सिंगल रुपया कोई नहीं ले सकता, सैलरी नहीं ले सकता, गाड़ी नहीं ले सकता, कोई भी सुविधा नहीं ले सकता। उस कंपनी को बनाने का ही यह उद्देश्य था कि एजीएल के एक पैसे को भी कोई भविष्य में भी, जीवन में कभी भी ऊपर नीचे नहीं कर सके, पहला। दूसरा, यदि किसी कारणवश एजीएल नहीं रहेगा तो वो एनसीएलटी के माध्यम से भारत सरकार की वो प्रॉपर्टी होगी, किसी व्यक्ति की, गांधी परिवार की या किसी की नहीं होगी। ये गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया। फिर ये भ्रम है, इसलिए अच्छा किया आपने प्रश्न किया। जी, कोई और प्रश्न इससे संबंधित हो? ये वर्ड क्लियर किया था कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट के कारण हो रहे हैं, स्पेशली संजीव खन्ना की वजह से हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो इससे बड़ा यही मैं कह रहा हूं कि कैसे संवैधानिक संरचनाओं पर, संस्थाओं पर जो पारदर्शी ढंग से, ईमानदारी से जो संस्थाएं इस देश में चल रही हैं, संविधान पर किस तरह हमला है, ये अपने आप में इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? वो कौन व्यक्ति है? स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है निशिकांत दुबे जी। ऐसे लोग भाजपा के 2 बार के संभवतः सांसद भी हैं। भाजपा उनको हो सकता है ज़्यादा बार के हों, चलिए अच्छा लगा आप लोग बता रहे हैं। उसके बाद भी भाजपा कह रही है कि वो मेरे लोग नहीं हैं। तो इससे ज़्यादा ठगी क्या हो सकती है? ये देश में ठगी का काम है। बात ये नहीं है कि उन्होंने चीफ जस्टिस पर सिर्फ आरोप लगाया है। चीफ जस्टिस पर आरोप के साथ उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। इस देश में वो कहते हैं कि गृह युद्ध हो रहा है और सीजीआई करा रहा है। ये मान रहे हैं कि अमित शाह जी और मोदी जी इस देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, भाजपा के 4 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और देश में गृह युद्ध है। ये क्या है? राष्ट्रपति धनखड़ जी ने भी न्यायपालिका पर प्रहार किया है कि न्यायपालिका जो है अपना काम जो है प्रॉपर ढंग से नहीं कर रही है। धनखड़ जी को खुद अपना काम प्रॉपर ढंग से कर लेते तो इतनी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर वही खुद नहीं कर पाते हैं। आप देख ही रही हैं लगातार कैसे कैसे वाकया उनके तरफ से आता है। एक बड़ा पद है, गरिमामय पद है उपराष्ट्रपति का, और हम बड़ा सम्मान करते हैं उस पद का। उस पद की गरिमा का सबको ख्याल रखना चाहिए। सीजीआई का भी पद बहुत बड़ा है, उस पद पर प्रश्न नहीं लगाना चाहिए। यदि आपको कोई असहमति है तो असहमति व्यक्त करने के तरीके अलग अलग होते हैं। यही लोकतांत्रिक पद्धति है, सहमति असहमति का। पर यहाँ जब तानाशाही मन में है और मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा का की अवधारणा है, और जब ये कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब मोदी जी अमित शाह ही जिसके कोतवाल बन गए हैं, तो निशिकांत दुबे जैसे फ्रिंज एलिमेंट यही काम करेंगे, कहीं ना कहीं इस देश के न्यायपालिका पर प्रश्न लगाएंगे।